हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका कुशवाहा आपका अपनी चैनल स्टडी नाउ 6 पर स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज चैप्टर 10 की क्लास है जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। ठीक है, नए साम्राज्य और राज्य। पहला पॉइंट है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इस अभिलेख की रचना समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाले हरिसेन द्वारा की गई थी। इस अभिलेख की रचना समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाले कवि या फिर मंत्री कहेंगे उन्हें, उनका नाम था हरिसेन द्वारा की गई थी। किस रूप में की गई थी? काव्य रूप में की गई थी। ठीक है, काव्य रूप में की गई थी इस अभिलेख की रचना। आगे है इस अभिलेख को क्या कहा गया? प्रशस्ति। इस अभिलेख को प्रशस्ति कहा गया। प्रशस्ति क्या होता है? एक संस्कृत शब्द है। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। और गुप्त काल में इस प्रशस्ति का काफी महत्व था। ठीक है, गुप्त काल में इस प्रशस्ति का काफी महत्व था। आगे है 2 नंबर पॉइंट, चार विभिन्न राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की राज्य नीतियाँ। चार विभिन्न राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की राज्य नीतियाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्यव्रत। राजनीति को जानते हैं समुद्रगुप्त की। आर्यव्रत के नौ शासकों जिनको हराकर समुद्रगुप्त ने क्या किया? उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। आर्यव्रत के 9 शासकों को हराकर समुद्रगुप्त ने उनके राज्य को क्या किया? अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासकों ने हार मान जाने के बाद समुद्रगुप्त के सामने अपना समर्पण कर दिया और समुद्रगुप्त ने फिर उन्हें क्या किया? शासन करने की अनुमति दे दी। ठीक है, समुद्रगुप्त ने उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी, दक्षिणापथ के 12 शासकों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असम तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ थे। असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये क्या करते थे? समुद्रगुप्त की आज्ञाओं का पालन करते थे। ये जो थे समुद्रगुप्त की आज्ञाओं का पालन करते थे। आगे कुषाण और शक वंश और साथ ही में श्रीलंका के भी कुछ शासक समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर लिया। यहाँ पे अधिकता की जगह पे अधीनता होगा। कुषाण और शक वंश के साथ ही कुछ श्रीलंका के शासक थे जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और क्या किया? अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से किया। ठीक है, ये थी उनकी समुद्रगुप्त की राज्यनीतियाँ। आगे है विक्रम संवत। 3 नंबर पॉइंट, विक्रम संवत। इसका प्रारंभ कब हुआ? 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। आगे है इसे विक्रम संवत को परंपरागत रूप से किस राजा के साथ जोड़ा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ जोड़ा जाता है। विक्रम संवत को परंपरागत रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में विक्रम संवत की स्थापना की थी। ठीक है, आगे है विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पॉइंट है वंशावलियाँ। समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी किस गण की थी? लिच्छवी गण की थी। समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और उनके जो पिता थे चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। जिन्होंने क्या किया? महाराजाधिराज की जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त के पिता ने महाराजाधिराज जैसे बड़ी उपाधि धारण की। ओके, आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय जो कौन थे? समुद्रगुप्त के बेटे थे। समुद्रगुप्त के बेटे थे जिन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान चलाकर अंतिम शासक को परास्त किया। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि समुद्रगुप्त के बेटे थे, उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान चलाकर अंतिम जो शासक थे उनको परास्त किया। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट है हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। राजा हर्षवर्धन ने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। राजा हर्षवर्धन ने करीब
1400 साल पहले शासन किया। ठीक है, आगे है हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? वानभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वानभट्ट, जिन्होंने क्या किया? संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी लिखी, जिसका नाम क्या था? हर्षचरित। वानभट्ट थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि, जिन्होंने क्या किया? संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी लिखी, जिसका नाम था हर्षचरित। ठीक है, आगे चीनी तीर्थयात्री श्वेन त्सांग। श्वेन त्सांग मतलब वही हेनसांग। चीनी तीर्थयात्री श्वेन त्सांग ने काफ़ी समय तक किसके दरबार में रहा? हर्षवर्धन के दरबार में रहा। चीनी तीर्थयात्री श्वेन त्सांग हर्षवर्धन के दरबार में रहा काफ़ी समय तक। आगे है मगध। मगध और बंगाल को जीता किसने? हर्षवर्धन ने मगध और बंगाल को जीता। और ऐसा माना जाता है कि पूर्व में सबसे अधिक सफलता हर्षवर्धन को, मतलब पूर्व में ही सबसे अधिक सफलता हर्षवर्धन को मिली। ठीक है, सबसे ज़्यादा। आगे है जब हर्षवर्धन नर्मदा नदी पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ रहे थे, जब हर्षवर्धन नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ रहे थे, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें क्या किया? रोक दिया। जब हर्षवर्धन नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ रहे थे, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पॉइंट है पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां मतलब प्रशंसा। पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। ठीक है, आगे है इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। इस काल में पल्लव और चालुक्य जो थे वो क्या थे? दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। ठीक है, पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम, तथा उनका राज्य जो था वो कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। ठीक है, और उनका जो राज्य था वो कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। ठीक है, जबकि चालुक्य यहाँ पे ऊपर चला गया, देखिए चालुक्यों का राज्य जो था वह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों का राज्य कहाँ से कहाँ तक स्थित था? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। आगे है चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ऐहोल थी। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी और यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ऐहोल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुलकेशिन द्वितीय क्या थे? सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति से पता चलता है। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, उनके बारे में हमें किससे पता चलता है? उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति से पता चलता है। ठीक है, आगे है पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। पुलकेशिन द्वितीय ने कहाँ का अपने अभियान चलाए? पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। ठीक है, आगे है सेना की प्रकार मतलब उस समय सेना कैसी हुआ करती थी? सेनाएं जो थी, कुछ राजा जो थे पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे। कुछ राजा पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें क्या था? हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल, सिपाही होते, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। इनके साथ कुछ सेना नायक भी हुआ करते थे। ठीक है, आगे है इन सेना नायकों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। ये जो सेना नायक थे इन्हें नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि कुछ को भूमि दान कर दिया जाता था। ठीक है, जिससे वो लोग क्या करते थे? सेना व घोड़ों की देखभाल करते थे और युद्ध के हथियार भी जुटाते थे। ठीक है, और इस तरह के व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? सामंत। इस तरह के व्यक्तियों को सामंत कहते थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। 8 नंबर पॉइंट है दक्षिण के राज्यों में सभाएं। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। ठीक है, दक्षिण के राज्यों में सभाएं। ठीक है, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है। ठीक है, अभी जानेंगे कौन कौन सी सभा। इनमें से एक ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को सभा कहते हैं।
ये सभाएं उप समितियों के जरिए खेती-बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम किया करते थे। ये जो सभाएं थी ये उप समितियों के जरिए खेती-बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम किया करते थे। ठीक है। इलाकों में जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, वहां पर उर नामक की ग्राम सभा होती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे वहां पर उर नामक ग्राम सभा हुआ करती थी। ठीक है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। 9 नंबर पॉइंट है, उस जमाने में लोग जनसाधारण के जीवन की झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। कालिदास ने अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे इनके नाटकों से हमें पता चलता है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे। जो थे वो संस्कृत बोलते थे तथा अन्य लोग या फिर महिलाएं प्राकृत भाषा बोला करते थे। आगे कालिदास की सबसे प्रसिद्ध नाटक थी विज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की सबसे प्रसिद्ध नाटक थी विज्ञान शाकुंतलम, जिसमें दुष्यंत नाम के एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। आगे सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र रहा है। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले के हुआ करते थे और ये ज़्यादातर ऊँट पर आश्रित रहते थे क्योंकि ऊँट आसानी से रेगिस्तान में रह लेते हैं इसलिए। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नाम की एक नए धर्म की शुरुआत की। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की और गुप्त वंश की शुरुआत कब हुई? 1700 साल पहले। गुप्त वंश की शुरुआत हुई 1700 साल पहले। हर्षवर्धन का शासन रहा 1400, यहाँ पे 1400 रहेगा, यहाँ पे 1400 होगा। ठीक है, ये एक 0 काट दीजिएगा। 1400 साल पहले हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले था। ठीक है। ये आगे है 10 नंबर, गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। चालुक्य नरेश पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया। क्या किया? हर्षवर्धन को हराया। पुलकेशिन सबसे प्रसिद्ध एक चालुक्य राजा थे। वानभट्ट ने तत्कालीन राजाओं की सेना का विहंगम वर्णन किया है। 13 नंबर पॉइंट है, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम हमला किया था। आगे लास्ट है, प्रशस्ति के बारे में जानते हैं। राजा की प्रशंसा करने और उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। प्रशस्तियां ज्ञानी कवि विद्वानों द्वारा ये प्रशस्तियां लिखी जाती थी। ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास का मूल्यवान स्रोत है। ये जिस काल से संबंधित होती है उसी काल के इतिहास का मूल्यवान स्रोत है। प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धि का वर्णन किया जाता है। प्रशस्ति में शासक या फिर राजा की उपलब्धि का वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे चैप्टर 10 खत्म हुआ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे